डिस्प्लेसमेंट टोटल हुआ और कितना टाइम टोटल लगा, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी आता है। मतलब हमको पढ़ना है स्लोप, एरिया और हिडन। और स्लोप के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया था, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्लोप के बारे में। एक एग्जांपल लेते हैं y और x का, और दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। ये दो एग्जांपल हम लेते हैं। y और x का एग्जांपल में कोई भी ग्राफ हमने ले लिया, लेट ली, और इसमें भी ऐसा ही कोई ग्राफ हमने ले लिया। ये पहले बताया हुआ है आपको मैंने कि अगर हम एक कॉर्ड लेते हैं, कॉर्ड, इस ग्राफ में कोई इस कर्व के लिए कोई कॉर्ड लेते हैं, एक एंड उसका कहाँ पे है, x1 पे, दूसरा एंड x2 पे है, ठीक है। तो स्लोप, इसका स्लोप अगर हम निकालना चाहते तो हम क्या करेंगे, तो हम x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, x एक्सिस के पैरेलल जो एंगल बनेगा ये थीटा मान लेते हैं हम उसको, और फिर हम कहते हैं कि tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या, ये जानते क्या होगा, ये वाला पार्ट चेंज इन y, और ये होगा चेंज इन x। तो ये जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर, दैट इज चेंज इन y बाय बेस चेंज इन x के बराबर यहाँ पे। ओके, एग्जैक्टली यही चीज अगर यहाँ पे करें तो यहाँ पे ये जो स्लोप होगा tan थीटा, वो चेंज इन y, यहाँ पे चेंज इन s है, और चेंज इन टाइम डेल्टा t है, ये होगा। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड, इसको कहते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड। और ये जो आया है इसको क्या कहते हैं, ये जो स्लोप आया है, ये जो वैल्यू आई है उसको क्या कहते हैं, है तो ये स्लोप, इस कर्व का स्लोप, एसटी कर्व का ये स्लोप है। लेकिन ये स्लोप क्या बता रहा है बच्चों, यहाँ पे ये यहाँ पे इंटरवल ज्यादा है, ज्यादा बड़ा इंटरवल है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी बता रहा है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम ले रहे हैं। बीच में कैसा हुआ उसको नहीं देख रहे हैं, इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल हुआ और कितना टाइम टोटल लगा, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी आता है। मतलब एसटी ग्राफ में बड़ा इंटरवल लेने से जो स्लोप आता है वो एवरेज वेलोसिटी आती है, और वाई एक्स ग्राफ में बड़ा इंटरवल लेने से, एक्स में बड़ा चेंज लेने से जो आता है वो स्लोप ऑफ कर्व आता है। तो एक तो ये हो गया। अब थोड़ा दूसरे पे जाते हैं बच्चों। अगर मैं ये जो डेल्टा एक्स है बहुत ही छोटा कर दूं, ये जो डेल्टा एक्स है बहुत ही छोटा कर दूं, बहुत छोटा, एकदम नेग्लिजिबल, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एकदम नेग्लिजिबल कर दिया मैंने, चेंज को नेग्लिजिबल कर दिया। ये जो डेल्टा टी है बहुत ही छोटा, 0 टेंस टू 0 कर दिया, और यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो टेंस टू यहाँ पे भी 0 कर दिया। मतलब यही चीज फिर से एक बार देखते हैं। अब इसको हम कहते हैं टेंजेंट, इसको भी हम क्या कहेंगे यहाँ पे, टेंजेंट, टेंजेंट टू कर्व। तो अगर मैं इस टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहूं तो क्या करूंगा, फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचता हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, फिर एक थीटा लेता हूं, उसका थीटा, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचता हूं, कहीं से भी खींचा जा सकता है, फिर एक थीटा ले लेता हूं, इसका थीटा। तो फिर से अगर मैं एक बार देखूं, ध्यान से यही समझना है, tan थीटा
तो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन अब जरा देखिए, यही परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा रीजन होगा, बहुत छोटा सा, इस जगह पे, उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये है बहुत छोटा रीजन, यानी एकदम यहाँ पे डेल्टा वाई पे डेल्टा एक्स ये है, और छोटा कर देंगे एकदम टेंजेंट हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई बहुत ही छोटा हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप लोग? ये समझ पा रहे हैं आप लोग? डेल्टा वाई है और ये डेल्टा एक्स। किस मेरी एक मिनट, अभी बताइए। ठीक, हाँ हाँ, किसी का माइक भी ऑन है, वो भी थोड़ी दिक्कत कर रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, मैं थोड़ा एकदम सामने आ गया था, मेरा माइक जो है, किसी का माइक ऑन है वो भी थोड़ा सा देख ले। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, समझ लीजिए, देखिए अभी ये बड़ा चेंज था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, फिर हमने क्या किया और उसको छोटा किया, और छोटा चेंज हुआ डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। टेंजेंट के लिए तो बहुत ही छोटा होगा, इसका मतलब टेंजेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, वही डेल्टा वाई, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा एक्स लिया, लेकिन एक कंडीशन लगा दी, याद आया कुछ? लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू, तो बड़ा चेंज में कॉर्ड आ गया, छोटा चेंज कर दिया हमने एक्स में, तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स, हाँ एक्स है ना, ये होता है क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। समझ रहे हैं आप लोग? इसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस कर्व के लिए। और यहां पे आते हैं तो क्या कहलाएगा? आराम से यहां पे जब आते हैं तो फिर टेन थीटा, ये फॉर टेंजेंट की बात कर रहे हैं ना, टेन थीटा, यहाँ पे भी वही बात, क्या किया हमने? बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, उसी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी का, तो इसको हमने कहा डी एस बाई डी टी। अब आप सोचिए, हाँ, ये जो टाइम था वो बड़ा था, टाइम जब बड़ा था तो हमने कहा एवरेज वेलोसिटी। क्यों कहा? क्योंकि लगातार वेलोसिटी बदल रही थी, लगातार वेलोसिटी बदल रही थी, जबकि आपके पास जो आई वो फिक्स वैल्यू आई। लगातार वेलोसिटी बदल रही थी, जबकि आपके पास जो वैल्यू आई वो फिक्स्ड वैल्यू आई। तो ये कौन सी वैल्यू आई होगी? चेंजिंग वेलोसिटी की जगह पे एक वैल्यू अगर आपके पास मिल रही है, तो 100% ये क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी। हमने ये पढ़ा है, ओके। अच्छा, लेकिन इसको जरा देखिए, ये टाइम एकदम ही कम कर दिया है। तो बच्चों एक बार सोच के देखिए कि आपकी वेलोसिटी 0, 1, 2, 3, 5, 10 तक बढ़ती गई लगातार। ये कुछ टाइम ले लेते हैं, 0 से लेके 10 सेकंड के बीच में ये वेलोसिटी बढ़ती गई। बीच में किसी टाइम पे जब मेरी वेलोसिटी 3 थी, उसी समय एकदम पास पास दो इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक इंटरवल ऑफ टाइम लिया आपने, बहुत पास पास दो टाइम लिए, बहुत पास पास, जैसे 3 सेकंड पे और 3.0001 सेकंड पे, एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल लिया, तो 3 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी 3 होगी, 3.001 सेकंड पे आपकी वेलोसिटी 3.001 होगी, होगी कि नहीं? क्योंकि आपने बहुत छोटा इंटरवल टाइम लिया। और अगर ये इंटरवल ऑफ टाइम और छोटा हो जाए तो 3.000000001 और छोटा हो जाए तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी ना। और जब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इंटरवल ऑफ टाइम बहुत छोटा लेते हैं, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाती है। और आप बताइए, जब चेंज इन वेलोसिटी नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो हम एवरेज बोलेंगे या उस इंस्टेंट की बोलेंगे? आप समझ गए क्यों क्यों बोलते हैं इसको इंस्टेंट? क्योंकि ये टाइम इतना छोटा लिया है कि इतने छोटे टाइम में वेलोसिटी में चेंज नेग्लिजिबल है, तो उसको हम 3 ही बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए, जो हमने यहाँ पे लिया था, एक फिक्स वेलोसिटी। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको क्या? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस। तो ये है आपका इंस्टेंटेनियस।
आप समझे इंस्टेंटेनियस क्या होता है और एवरेज क्या होता है ना? तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस, जब y और x है तो स्लोप ऑफ कॉर्ड एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये दो रिजल्ट है। ये हमने लास्ट टाइम मतलब बात नहीं किया था, हमने लास्ट टाइम जो बात किया था वो मैं बता देता हूँ। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इसको देखा था, लेकिन जो बात किया था वो ये मेरे ख्याल से मैंने बात कर लिया था। इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप 0 है, ऐसा बता चुका हूं ना कि नहीं बताया? ये बता दिया है ना? तो अगर इसको ए कह दे, इसको बी कह दे, इसको सी, इसको डी, इसको ई, और कुछ यहाँ पे चाहे तो एफ कह दे, ए बी सी, ये बता दिया है कि ए पे स्लोप सबसे ज्यादा होगा, बी पे उससे कम होगा, सी पे 0 हो जाएगा। ये बता चुका हूं, नहीं बताया? ठीक है, ये नोट करिए, ये नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। ग्राफ हम जो पढ़ रहे हैं उसमें टेंजेंट पढ़ रहे हैं, ग्राफ में हम पहला क्या पढ़ सॉरी स्लोप पढ़ रहे हैं। ग्राफ में स्लोप क्या रिजल्ट देता है अलग अलग टाइप के ग्राफ में, उसको देखने के लिए पहले तो y में चेंज और x में चेंज का रेशियो लेंगे, हमेशा y में चेंज और x में चेंज का रेशियो लेंगे पहला तो स्लोप के लिए। ये भी स्लोप है, ये स्लोप है, ठीक है ना? तो स्लोप निकालने के लिए y में चेंज और x में चेंज का रेशियो लेंगे। एक बड़ा चेंज लेंगे तो क्या देगा, छोटा चेंज लेंगे तो क्या देगा, बस इतना सा फास्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले आप लोग। थीटा कैसे देखते हैं देखिए, टेंजेंट को बढ़ा दीजिए, कहीं पे भी एक्स के पैरेलल लाइन खींचिए, एक्स की पैरेलल लाइन और उस टेंजेंट के बीच का एंगल देख लीजिए, वैसे थीटा देखते हैं। आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़े, लिख लिया? हाँ, मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग। अब छोटी सी चीज देखिए, अब कोई भी हो, वाई एक्स हो, वी एस टी हो, कुछ भी हो, एस टी लेके एग्जाम्पल चल रहा है क्योंकि हमारा चैप्टर यही है, और कोई कर्व मान लीजिए ऐसे ले लिया, ये हमने लिया लेट ओ ए बी सी डी ई एफ और ऐसे हम देखें तो ओ पे अगर मैं एक टेंजेंट खींचू ओ पे, ये देखिए टेंजेंट ओ पे, फिर ए पे खींचता हूं तो हम देखेंगे थोड़ा सा ये झुक जाएगा, बी पे और थोड़ा झुक जाएगा, सी पे एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ए पे एंगल थीटा ए मान लिया मैंने, बी पे एंगल थीटा बी मान लिया, सी पे थीटा सी मान सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे टेंजेंट देखें तो ऐसा हो जाएगा, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, सही बना लीजिएगा। तो यहाँ पे एंगल कैसे लेंगे जरा देखिएगा, एंगल लेने के लिए एक्स के पैरेलल लाइन खींचिए, हमेशा एंगल लेने के लिए एक्स के पैरेलल लाइन खींचिए और पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव साइड नहीं, पॉजिटिव साइड से ये वाला एंगल लेंगे, ये थीटा डी, और यहां पे भी ऐसे ही करिए, ये थीटा ई है और ऐसे ही थीटा एफ। एक चीज तो ये ऐसे यहां पे भी देख सकते हैं, टेंजेंट खींचेंगे तो ये टेंजेंट है और एंगल ये वाला आएगा,
यहाँ पे भी ये टेंजेंट है और एंगल ये वाला आएगा, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे टेंजेंट ये वाला होगा और एंगल ये वाला आएगा। तो इस तरह से अलग अलग थीटा है, ए बी सी एफ हो गया, जी एच आई कर लीजिएगा, आप कोई दिक्कत नहीं। आप इसको समझिए, सबसे पहले थीटा कैसे मेजर करते हैं वो आपको समझ में आ गया, और हमें ये भी समझ में आ गया कि थीटा ए सबसे बड़ा है, थीटा ओ सॉरी, फिर उसके बाद थीटा ए है, थीटा बी है, थीटा सी है, थीटा सी तो जीरो ही है। हाँ? ऐसे ही यहां पे देखिए, थीटा डी से छोटा है थीटा ई, से छोटा है थीटा एफ। इतनी की बात करते हैं, ये भी आप लोग बाद में देख लीजिएगा। ओके, और थीटा सी तो जीरो है, थीटा सी क्या है, जीरो। इसको अगर हम देखें तो बच्चों सबसे बड़ी बात, इसको जरा ऐसे देखिए, tan का ग्राफ आपको मैंने पढ़ाया है ना, tan का ग्राफ, क्या आपको याद है, ऐसे ही तो ग्राफ था tan का, जीरो पे जीरो होता है, 45 पे 1 होता है, 90 पे इंफिनिटी होता है, फिर इंफिनिटी 90 से जैसे क्रॉस करते हैं माइनस इंफिनिटी हो जाता है, फिर -1 135 पे -1, और फिर 180 पे फिर जीरो हो जाता है। तो बच्चों तरीका जरा देखिए, तो जब 0 से 90 तक जाते हैं तो जो tan थीटा है वो तेजी से बढ़ता है ना, लेकिन 90 से 180 के बीच में आते हैं तो tan थीटा तेजी से घटता है, अगर नेगेटिव साइन ना ले तो सबसे ज्यादा रहेगा 90 के आसपास, फिर और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा, 180 जाते थे जीरो हो जाएगा। इसका मतलब tan थीटा का जो मैग्नीट्यूड है मॉड, वो 0 से 90 तक बढ़ेगा और फिर 90 से 180 तक घटेगा, मैग्नीट्यूड। पहला पॉइंट ये समझ में आ गया। हाँ, tan थीटा का मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड की, मॉड मतलब समझ गए ना, तो 0 से 90 तक बढ़ेगा और फिर 180 से 0 तक घटेगा। अगर मॉड की बात करें, यानी tan थीटा के मॉड की बात करें तो ऐसा काम करेगा। ये सही है, मॉड की बात करते हैं तो प्लस 0 से 90 तक क्या होगा, पॉजिटिव, एंड 90 से 180 क्या होगा, नेगेटिव। मतलब उसके ग्राफ को समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं, उसे ग्राफ को समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड अलग देख लें और साइन अलग देख लें। तो 0 से 90 तक पॉजिटिव और 90 से 180 तक नेगेटिव होता है, याद करना पड़ेगा। और 0 से 90 तक बढ़ता है और 90 से 180 तक घटता है। तो ये वाली चीज कॉपी में साइड में बनाइए जरा, साइड में, तो ये वाली दोनों चीज, ग्राफ ये है tan थीटा का, ये tan थीटा का ग्राफ है थीटा के साथ। पहले इसको बनाया हमने, फिर इसको एनालाइज किया, इसके मॉड को, ये मॉड है तो हमें ये समझ में आया फर्स्ट, इसके साथ ये चीज जोड़ दिए तो ये बन जाएगा फर्स्ट। अच्छा, तो बच्चा यहाँ पे देखना, ये एंगल 90 तो नहीं है, लेकिन 90 के कुछ आसपास भी हो सकता है, और इससे घटते 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 जीरो हो गया, यानी ये कौन सी सिचुएशन है, 90 से घटते घटते जीरो हो गया है कि नहीं। तो आपको क्या लगता है, tan थीटा ओ पे, tan थीटा ए पे, tan थीटा बी पे, क्या करे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे डिक्रीज है, क्योंकि थीटा सबसे ज्यादा ओ का है तो tan थीटा भी सबसे ज्यादा ओ का होगा। ये रटने की कोई बात तो नहीं है ना बच्चों, आपको ग्राफ पता है इसलिए बोल रहा हूँ। मेडिकल वालों को ग्राफ नहीं पढ़ाया था और कल ये पढ़ा रहा था तो थोड़ी मुझे दिक्कत हुई। आप लोगों का ग्राफ मैंने पढ़ाया है, जो बच्चे ग्राफ नहीं पढ़े हैं वो इस उनके लिए मैंने ये जानबूझ के बनाया है, ठीक है ना। ये tan थीटा का ग्राफ है और मैं उसके मॉड की बात कर रहा हूँ पहले, फिर उसके डायरेक्शन की बात करूंगा दूसरा,
तो ये दो चीज समझ में आ गई। तो 0 से मतलब O से C तक हमने बात कर ली, tan थीटा घटेगा, और tan थीटा घटेगा तो tan थीटा मतलब स्लोप होता है ना बच्चा, tan थीटा क्या होता है, स्लोप। तो अगर tan थीटा स्लोप है तो क्या बताएगा कोई, tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है एसटी ग्राफ पे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट O विल बी मैक्सिमम, एंड लगातार वेलोसिटी घटती ही जाएगी, वेलोसिटी ज्यादा है, कम है और कम है, और यहाँ पे C पे क्या है, 0 है। ये 0 है। तो ये यहां से यहां तक ये एनालिसिस इस ग्राफ के बेसिस पे नोट करिए। आ रहे समझ में ये सब, ये आ गया आपको बच्चों? सबको आवाज कम आ रही है आजकल, क्या बात है? कितने बच्चे? हाँ, बाकी लोग भाई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई कॉन्फिडेंस तो लूज नहीं करके बैठा हुआ है? बिना बताए कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं आप लोग, थोड़ा बता दिया कीजिए, बताइए। किसी को नया बच्चा कोई जिसको कंफ्यूजन हो रहा हो, कोई परेशानी हो रही है, देखने में तो खतरनाक लगता है, लेकिन आप एक साथ मत देखिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। थीटा देखना सिखाया मैंने, देखो बच्चा, पहला स्टेप पे जाइए। आपने कर्व खींचा, कर्व के हर पॉइंट पे टेंजेंट खींचा, टेंजेंट को एक्स एक्सिस की तरफ ले आए, या नहीं भी लाएंगे वहीं पे भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देंगे तो थीटा पता चल जाएगा। थीटा देखा, तो मैंने क्या कहा, आराम से आप स्टेप पे जाइए, एक साथ मत देखिए, स्टेप पे जाइए। सबसे पहले कर्व खींचा, अलग अलग जगह पे टेंजेंट खींचा, टेंजेंट का हमने एक्स एक्सिस से एंगल दिया लिया, नाम लिया ओ ए बी, इस तरह से 3 स्टेप किए बच्चा। ये देखिए, यहां से देख सकते हैं कि ये थीटा सबसे बड़ा है, उससे कम, उससे कम, कम ही होता चला जा रहा है, तो ये देखिए। उसके बाद मैंने यहां बताया कि थीटा बढ़ता है बच्चा तो tan थीटा बढ़ता है अप टू 90, अप टू 90। तो अब देखिए ये 90 से कम ही है, 90 से कम है, तो थीटा बढ़ता है तो tan थीटा बढ़ता है, तो थीटा घटेगा अगर थीटा कम होगा तो tan थीटा भी कम ही होगा। तो हमने देख रहे हैं यार थीटा कम हो रहा है, तो tan थीटा भी कम होता चला गया। और मैंने जस्ट इससे पहले बताया था कि tan थीटा ही, यानी ये टेंजेंट है ना बच्चा, टेंजेंट का स्लोप है ये tan थीटा, और टेंजेंट का स्लोप पिछली अभी जस्ट जो खत्म किया था उसमें बताया था कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। मतलब ये जो टेंजेंट है, ये जो पहला टेंजेंट है, इसका जो स्लोप होगा वो O पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा, ये A पे बताएगा, ये B पे, और ये C पे बताएगा। दैट्स ऑल, इतनी छोटी सी बात, समझ गए बच्चा? अब C से आगे F तक या यहां तक हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, C से आगे तक मिटाओ इसको, ये वाला समझ, ये ग्राफ बना लीजिएगा, ये tan थीटा का ग्राफ है, 0 पे 0, 30 पे 1/√2, 45 पे 1, 60 पे √3, 90 पे इन्फिनिटी। तो देखिए तेजी से बढ़ रहा है, ये tan थीटा का ग्राफ है। और ये चीज सेकंड क्वाड्रेंट में यही चीज पलट जाती है, देखिए कैसे पलटी है। बस यही चीज दोबारा बनाएंगे ना आप यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगी ये कैसा होगा। तो 90 से 180 तक जैसे बढ़ा था 0 से 90 तक, वैसे ही 90 से 180 तक घटता जाएगा, एग्जैक्टली वो बताया। तो इसको, इसी का मैंने मॉड ले लिया है, मॉड मतलब इसके मैग्नीट्यूड को हमें समझना है फिजिक्स में, तो मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ले लिया है। तो ये बढ़ा और फिर नेगेटिव में बढ़ा, ये देखिए नेगेटिव में घटा ना, ये देखिए नेगेटिव में घटा, उसको पॉजिटिव मैंने बना के देखा क्योंकि मॉड लेके देख रहा हूँ। तो एक मॉड और साथ में साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, हम ऐसे एनालाइज करेंगे। तो मॉड को अलग देखेंगे, मॉड मतलब उसकी वैल्यू को अलग देखेंगे, और साइन को अलग देखेंगे, ठीक है ना? तो फिजिक्स में हम ऐसे करेंगे। मिटा दूं अब इसको, मिटा रहा हूं। किसी को दिक्कत है पूछो, चुप नहीं बैठो। नए बच्चे ध्यान रखे, कुछ दिन की दिक्कत होती है जब तक बातें समझ नहीं आती। अरे भाई पहली बार आवाज सुन रहे हो, पता नहीं मैं कैसा बोलता हूँ, जो बच्चे सुन चुके हैं वो तो चलो समझ जाते हैं, जल्दी हो जाता है, कभी कभी धीरे चलता है। तो उसके लिए क्या होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, एक टाइम देना पड़ेगा, और दूसरा, लेकिन अगर कुछ मिस कर रहे हो, छूट रहा है, तो उसको छोड़ो मत, पूछ लो, ठीक है? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो हम बता रहे हैं उसमें जो कंफ्यूजन है वो थोड़ी देर में रिजॉल्व होने वाला होता है आगे जाके, क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा आगे चलता है, हमारा मतलब आप लोगों का।
कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो कई बार हम लोग क्या कहते हैं, पहले क्यों बताते हैं फिर कॉन्सेप्ट बताते हैं, और कई बार पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर क्यों बताते हैं। तो जब पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर क्यों बताते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि ये क्यों, उसको थोड़ी देर बाद बताने वाले होते हैं हम लोग, समझ गए। तो वही चीज थोड़ी दिक्कत कर सकता है, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लेकिन फिर भी पूछिए, अगर ऐसी दिक्कत होगी तो मैं बता दूं, मैं समझा दूंगा कि आगे बताने वाला। ठीक है, ये हो गया आपका स्लोप यहां तक। अब इसके आगे वाला जो स्लोप देखिए बच्चों, ये ऐसे वाला, ये वाला है ना, यहाँ वाला। तो ओ ए बी सी डी ई एफ और भी कर सकते हैं जी, फिर कमा। तो यहां से यहां तक आते हैं, कौन बताएगा ये। थीटा डी सबसे ज्यादा, थीटा ई उससे कम, और थीटा एफ उससे कम। अब यही बता दो बस मुझे, टेन थीटा डी, ध्यान से गलती नहीं करना, टेन थीटा ई, टेन थीटा एफ, क्या बताओ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। गड़बड़ नहीं करना इस बार, मैंने कहा ना गड़बड़ मत करना फिर से। बच्चा मॉड की बात कर रहा हूँ, ओके बच्चा। हाँ, ये क्या है बच्चा, 180 से 90 की तरफ आ रहा है, तो इसके मॉड की अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो ये इंक्रीजिंग है ना, है कि नहीं। बट ये देखो, ये वाला याद करो, ये हमने यहां तक बात किया था इससे पहले वाले में, अब यहां तक बात कर रहे हैं 180 तक। देखिए, तो 180 से 90 तक, ये देखिए, ये 180 है ना बच्चा, ये 180 है, फिर ये एंगल और कम हुआ, ये टेंजेंट का एंगल यहाँ पे, टेंजेंट का एंगल यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे टेंजेंट का एंगल और कम हुआ, और यहाँ पे टेंजेंट का एंगल और कम हुआ, कम, समझ रहे हैं ना। तो ये 90 के आसपास है, ये उससे थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ये और ज्यादा, और यहाँ पे तो 180 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। ये 90 के पास है ना बच्चा, 90 के पास ये वाला इधर, ये और थोड़ा दूर हो गया, ये थोड़ा और दूर हो गया, और ये तो 180 हो गया, समझ रहे हैं ना। तो हम ये वाली बात कर रहे हैं। तो ये देखिए थीटा डी 180 के बहुत पास है, थीटा डी 180 के पास है, मतलब ये वाला है, समझ गए कि नहीं। ये डी है यहाँ पे कहीं, ये ई है, ये एफ है, समझ रहे हैं ना, एफ के पास ये यहाँ पे। दे लीजिए, टाइम ले लीजिए और समझ लीजिए। इससे पहले हाँ, जीरो से नहीं, 90 से 90 की तरफ से जीरो तक, ये वाला 0 से 90 और 90 से 180। लेकिन बच्चा यहाँ पे एंगल बताओ ना, ये एंगल करीब कितना होगा, ये वाला, यहाँ पे ये छोटा है, ये 90 से बड़ा है, लेकिन 90 के ये पास है कि नहीं। उससे ज्यादा दूर ये है, और सबसे ज्यादा दूर ये है, सही ना। तो ये देखो 90 के ये पास कौन है, एफ, उससे ज्यादा दूर कौन है, ई, डी और दूर है, समझ गए ना। हाँ, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एंगल सबसे बड़ा है तो वैल्यू सबसे छोटी है ना। ये, तो ये आप समझ लीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, इसका मतलब डी पे वैल्यू छोटी होगी, ई पे और ज्यादा होगी, एफ पे और ज्यादा होगी। देखिए एफ पे वैल्यू ज्यादा है, तो ये बता लीजिएगा, इसके बगल में समझने में काम आएगा। ओके, tan थीटा है ये, tan थीटा का मॉड का ग्राफ है, मॉड का ध्यान रखिएगा थीटा के साथ। तो बच्चों ये हो गया आपकी वैल्यू। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट डी प्लस प्लस इसके साथ प्लस, बट इट विल बी क्या, नेगेटिव। मतलब इससे हमने ये रिजल्ट निकाला कि मॉड को अलग देख लिया और डायरेक्शन को अलग देख लिया, तो नेगेटिव आएगा ना बच्चा। याद है आपको, ग्राफ नीचे था, तो tan का ग्राफ 90 से 180 के बीच में नेगेटिव आता है, वो नेगेटिव मैंने अलग कर लिया। अब इन दोनों को एक साथ जोड़े तो हम कहेंगे, ये देखिए जरा, ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी एट डी विल बी लेस देन वेलोसिटी एट ई विल बी लेस देन वेलोसिटी ऑफ एफ। बट नहीं, अब बताता हूँ, हाँ इसमें मॉड हो गया, बताता हूँ, बट इन
दोनों को मिला के आप देखिए, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। अरे समझे कि नहीं? चलिए आप ये बोल रहे हैं वेलोसिटी, सही है। चलिए यही देखिए वेलोसिटी। हाँ समझ गए, एंगल कम होगा, एंगल कम होगा 90 से 180 के बीच में। 90 से 180 के बीच में अगर एंगल कम होगा, मतलब 90 की तरफ होगा, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन किसमें? नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ गए आप लोग? नोट करिए, फिर मैं समझाता हूं और। आगे करें। मिटा दो बच्चों। 0 से नहीं, 90 से 180, 90 से 180 में tan थीटा नेगेटिव, मतलब स्लोप नेगेटिव, ठीक है ना? इसके लिए मैंने शायद बताया था उस दिन, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, यही ना? ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सारे रेशियोज पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रही है? ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड बच्चा, फर्स्ट ये वाला है, एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल फर्स्ट है, ऑब्ट्यूस एंगल सेकंड। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो टेन क्या होगा बच्चा? नेगेटिव। बस तो वही है, टेन नेगेटिव, है ना? तो ये सब होने के बाद बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं बताता हूं एक बार और समझिए कि हम बात कर जो रहे हैं वो है क्या। तो सबसे पहले तो आपको टेन के बारे में ठीक से समझना चाहिए। जब तक टेन नहीं समझ में आएगा, टेन थीटा, तब तक ये सब परेशान करेगा। ये देखिए, ये है टेन का ग्राफ 180 के बीच में, ये है 30 पे √3, 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 90 पे 1 इंफिनिटी। और यहाँ पे भी ये इंफिनिटी बच्चा, माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे √3 हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। आप इसको समझिए। तो बच्चा ये कितना है? ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है। 90 से ये गैप 60 का है तो 60 और बढ़ा दीजिए, 90 + 60 120। फिर गैप 15 का है तो 135, फिर गैप फिर 15 का है तो 150 और ये 180। अब आप देखिए 180 पे वैल्यू उतनी ही है जितना कि 30 पे। समझ गए? देखिए, लेकिन ये माइनस है और वो प्लस है, ये माइनस है और वो प्लस है। तो मैंने ये जो बताया था ना अभी, ये देखिए 180 पे वैल्यू, 150 पे वैल्यू उतनी है जितना कि 30 पे, 45 पे वैल्यू उतनी है जितना कि 135 पे, 60 पे वैल्यू उतनी है जितना कि 120 पे। अरे समझे कि नहीं बच्चों? बस यही चीज मैंने बताया। और 90 पे सबसे ज्यादा है। बस ये क्या आता है, नेगेटिव हो जाता है तो नीचे चला जाता है, और ये पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव है, इसलिए ऊपर। आप समझ गए क्या दिक्कत है ये? हाँ। अब देखिए, तो इसका मतलब मैं कहता हूं, अगर 135 एंगल बना रहा है तो उसकी वैल्यू
30 के ही बराबर होगी, 150 सॉरी 150 एंगल बना रहा है तो उसकी वैल्यू 30 के ही बराबर होगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और ये वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। आप समझ गए? अभी समझ गए आप? अभी ये ग्राफ समझ में आया बच्चा आपको? इसी ग्राफ से देखिए कि 30 और 150 के लिए वैल्यू दोनों की 1/√2 ही आएगी, 1/√3 ही आएगी, आएगी ना? बोलिए। तो जो वेलोसिटी 150 डिग्री के लिए आएगी वही वेलोसिटी 30 के लिए आएगी, लेकिन 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 150 सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। मतलब वेलोसिटी तो बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन उल्टी रहेगी। समझ गए? जो 45 होगा वही 135 होगा, जो 60 होगा वही 120 होगा। इस तरह से जो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ेगा वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में घटेगा। वही चीज यहाँ पे समझ लीजिए इस ग्राफ में। बताइए आप फटाफट जल्दी से बताइए। नहीं, ये एंगल सबसे ज्यादा है, फिर कम है, फिर जीरो है, फिर उल्टी डायरेक्शन में ये है और ये, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, है ना? ये देखिए, यहाँ पे ज्यादा वेलोसिटी, यहाँ पे भी ज्यादा वेलोसिटी, यहाँ पे कम वेलोसिटी, यहाँ पे भी कम वेलोसिटी, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, एग्जैक्टली सेम है ना? बस अंतर क्या है? जो वेलोसिटी यहाँ पे वही वेलोसिटी यहाँ पे भी है, बस डायरेक्शन की, ये प्लस डायरेक्शन में और ये। तो अब बताइए इसका मतलब क्या है? अगर मैं इसको O कहूं, इसको A कहूं, इसको B कहूं, इसको C कहूं, या ऐसा कुछ कहूं, ये C इसको बोला था हमने पिछली बार, तो हम कह सकते हैं कि O की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है ना? बोलिए। तो वही मैं कह रहा था, O की वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, उससे कम A की है, उससे कम B की है और उससे कम C की है, और फिर C के बाद D E F आया था। तो लेकिन इसके बाद उल्टा हो गया था, ये D पे सबसे कम हो गए थे, यानी उसके बाद सबसे कम C की है, हाँ जीरो हो गई। उसके बाद D पे आ जाइए, तो उसके बाद VD से ज्यादा थी किसकी? VE से ज्यादा थी किसकी? VF। अरे याद आया आपको? C D E F, यही तो था ना? लेकिन ये किस में हो गया बच्चा? और ये किस में हो गया? पॉजिटिव। बस, तो सेम वही कॉन्सेप्ट। आप एंगल पे जाइए ना बच्चा, एंगल पे। अब एक लाइन याद कर लीजिए, यहां से मैं एक लाइन बता देता हूं। जो 90 के पास है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, है कि नहीं? ज्यादा होगी, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट। समझ गए? यानी हमारा थीटा अगर 90 के पास है तो वो वेलोसिटी ज्यादा हो, अगर 0 से 90 के बीच में है तो पॉजिटिव और 90 से ज्यादा है तो नेगेटिव। 90 के पास का मतलब क्या है? 90 के पास का मतलब समझ रहे हैं? 90 के दोनों साइड पास। तो 90 जो है टॉप पे मैक्सिमम 90 जैसे वेलोसिटी है, उससे पास अगर जाएंगे, इधर मान लीजिए 1 डिग्री जाए, उधर 1 डिग्री जाए, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। मतलब 89 की वेलोसिटी और 91 की वेलोसिटी सेम, 88 की वेलोसिटी और 92 की वेलोसिटी सेम। तो 90 से जितना भी इधर या उधर जाएंगे उसकी वेलोसिटी सेम आएगी, लेकिन इधर प्लस आएगी उधर माइनस। हम लोग बहुत डिस्कस कर लिए हैं इस चीज को, इतना ज्यादा डिस्कस करने पे देखिए और खतरनाक ही होता चला जा रहा है। नहीं, आप लोग दो लाइन समझ लीजिए दिमाग में, पहले tan का ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और यहाँ पे एंगल देखना समझ लीजिए, और एक चीज समझ लीजिए कि कब एक्यूट पे क्या होता है और ऑब्ट्यूज में क्या होता है। बस tan का ग्राफ का वेरिएशन देख लीजिए, एक एंगल देखना समझ लीजिए, दो 90 से कम के लिए एक्यूट के लिए पॉजिटिव और 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव होता है, बस तीन, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। समझ गए? मैं मिटा रहा हूँ, देखिए जितना बच्चा, ये इसको इसको देखिए ना, ये देखिए, ये क्या है? 90 के पास वाले की वैल्यू ज्यादा है कि नहीं, चाहे प्लस चाहे माइनस? बोलिए। और जैसे जैसे दूर जा रहा है वैल्यू कम होती जा रही है ना, यहाँ पे भी वही बताया हूं, कितना इमेजिन कर रहा हूं, सोचिए। 90 से पास वाली ज्यादा है और दूर जाने पे कम होती जा रही है, सही है कि नहीं?
ये और ये में अंतर दिक्कत क्या है पता है? ये अलग टाइप से वेरी कर रहा है, ये अलग टाइप से वेरी कर रहा है। यहाँ पे 0 से 90 से 0, 90 से 0 जा रहा है और यहाँ पे 0 से 90 जा रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो काम कचड़ा हो जाएगा। ये कचड़ा दिख रहा है ना? इसको इसको एक साथ मत देखिए, इसको समझिए और इसके एंगल को केवल देखिए। इसको पहले समझ लीजिए, 90 से जितना दूर थीटा होगा 180 की तरफ या 0 की तरफ, उतनी ही वैल्यू कम होगी tan थीटा की, यानी वेलोसिटी की। पहला पॉइंट। अब इस चीज को दिमाग में रखिए और यहाँ पे आइए। ये 180 के पास की एंगल है, ये 180 या ये किसके, ये 90 के पास का एंगल नहीं है, ये 0 के पास का एंगल है कि नहीं? ये हाँ, तो आप इसके साथ इसको जोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये दोनों एक जैसा नहीं, एकदम उल्टा है। ये और ये एकदम उल्टा है। ये 90 से 0 हो रहा है और ये 0 से 90 हो रहा है। फिर ये 0 से फिर 180 हो रहा है, 0 से सॉरी 0 से 90 दूसरी तरफ। समझ रहे ना? उल्टा वाला जा रहा है, मतलब उल्टा चल रहा है और ये अलग चल रहा है। तो अरे वही तो कह रहा हूँ, आप लोग दोनों के एक साथ जोड़ के देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ दिक्कत कहाँ पे। तभी तो मैं इतनी बार देर से समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये 180 है, देखिए ये 0 से, ये 90 से 0 है। 90 0 मतलब हम ऐसे चले, अरे समझ रहे हैं कि नहीं? 90 से 0 चले और फिर क्या हुआ, फिर हम कूद के यहाँ चले आए 180 से 90 की तक। मतलब हमारा हमारा जो इसके साथ इसको मर्ज कर रहे हैं, तब तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। यही तो मैं समझ रहा हूँ, तभी तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ। देखिए, ये 90 से 0 मतलब हम पहले ऐसे चले, ऐसे समझ रहे हैं आप। इसमें देख रहे हैं अगर इसको, तो गड़बड़ हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हो गया, फिर ये तुरंत यहां से ऐसे आ रहे हैं हम लोग। समझे कि नहीं? शुरुआत देखिए, ओ से सी और फिर सी से एफ, ऐसे है ये। तो इसके साथ मत जोड़िए ना, इसके कॉन्सेप्ट बड़ी दिक्कत। अरे भाई, आप लोग टेन को अलग करिए और ग्राफ को अलग करिए। आप दोनों को जोड़ेंगे तो वेरिएशन उल्टा है, वेरिएशन उल्टा है, अजीब है वेरिएशन इसका ग्राफ का। आप ग्राफ को टेन थीटा को एक साथ मत देखिए, उसका ग्राफ केवल मैंने समझाने के लिए बोला है। आप पहले टेन थीटा समझ गए कि 90 के पास जो एंगल होगा, इससे मत जोड़िएगा, 90 के पास जो एंगल होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ, 90 से बड़ा या छोटा, 90 के जो पास होगा वो वैल्यूज ज्यादा होगी, और जितना दूर जाएंगे उतनी ही वैल्यूज कम होती जाएगी। इतना समझ गए? बाकी लोग भी बोलिए, बाकी लोग भी बोलिए। ये समझ में आ गया लाइन? इसको मत छोड़, इसको छोड़ दीजिए। ये 90 के जितना पास होगा एंगल, उतना ही वैल्यू बड़ा होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे 90 से, वैसे वैसे वैल्यूज कम होती जाएंगी। ये तो हो ही गया वैल्यूज। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर होगा तो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ये काम खत्म हो गया 10 का, अब उसको भूल जाइए। अब उसके साथ इसको मत जोड़ दीजिएगा। आप दोनों का वेरिएशन एक जैसा देख रहे हैं ना, वो नहीं है भाई। इसमें एंगल ही अलग तरीके से देखा गया। अब इसको देखिए एंगल, आप आपको क्या लग रहा है ये एंगल करीब करीब कितना होगा? 70 के करीब मान लें हम लोग, 65, 50, 30, 20, 0। अरे कुछ समझ रहे हैं आप? यहाँ पे एंगल बताइए, यहीं पे ले लेंगे, यहीं पे एंगल ले लेंगे तो 150 के आसपास आ जाएगा। 150, 140, 130, हाँ 120, और ये 90। हाँ हाँ, 125 कर लेते हैं, और ये करीब करीब मतलब 120 के आसपास मान लेते हैं, या 110 के आसपास मान लेते हैं, जो भी। अब देखिए वेरिएशन दिख रहा है, ये क्या हो रहा है बताइए? 70 मतलब क्या बच्चा, ये ना इधर के आसपास। 65, 30, 20 दिख रहा है ना? तो वैल्यू कम हो रही कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए 150 मतलब यहाँ पे कहीं, फिर 40, फिर ये 120। अब वैल्यू बढ़ रही कि नहीं? तो पहले हम कहां से चले, ऐसे चले, और फिर ऐसे चले। आप इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो पहले बढ़ती हुई दिखेगी, और ये दिख रहा है आपको कि अरे बढ़ रहा है, और फिर बढ़ने से के बाद घट रहा है, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। सही बोल रहा हूँ ना? ये गड़बड़ था ना अभी तक? तो अभी ठीक कर लीजिए। इसके साथ उसको मत मर्ज करिए, उसके एंगल को केवल देखिए। आगे बढ़े कि आज एक ही चीज पढ़ेंगे? हो गया ना? अब इसको ठीक से एक बार
देख लीजिए, दोनों को मैच कर लीजिए। ओके, एंगल पे जाइए, बस एक मिनट, बस एक मिनट, अगला हो गया। एनालिसिस, ओके, एसटी ग्राफ का एनालिसिस कहते हैं उसको। ओके, फिर से अब क्या करेंगे, ओ ए बी सी, तो हम कहेंगे ओ टू सी velocity is समझ गए ना, velocity is decreasing and from C to F velocity is increasing but in नेगेटिव डायरेक्शन। ये एनालिसिस है बच्चा, ठीक है ना। बस अगर ये आएगा तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा, किसी ग्राफ का ये पार्ट रहेगा और आपको एनालिसिस करके ये चीज समझना पड़ेगा। तो वो बोलेगा कि ये वेलोसिटी के बारे में क्या ख्याल है, तो ऐसे पूछ लेगा सीधा कि बी की वेलोसिटी ज्यादा कि ए की वेलोसिटी ज्यादा। समझ रहे हैं ना, स्लोप स्लोप ज्यादा है तो ए की ज्यादा। यहाँ पे ई पे ज्यादा कि एफ पे ज्यादा, डी पे ई पे ज्यादा कि डी पे ज्यादा, ई पे ज्यादा बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। आप समझ गए, यही एनालिसिस पूछेगा बच्चा, बस क्लियर है, ये एनालिसिस बस। इसका मतलब हम कह सकते हैं एक एग्जांपल के लिए कि लेट ओ पे वेलोसिटी अगर मैं कहता हूं, ओ पे वेलोसिटी कुछ 15 है तो 10 हो गई, तो 5 हो गई, तो 0 हो गई, ऐसे। और फिर यहाँ पे 0, 5, 10 या 15 ऐसे बढ़ती गई, लेकिन माइनस में। बस इतनी सी बात है। तो जो इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ एक्चुअली यही है, एक्चुअली इतनी सी बात है। लेकिन ये समझने के लिए, कोई भी ग्राफ अगर होगा ऐसा समझने के लिए आपको tan थीटा पता होना चाहिए और tan थीटा का वेरिएशन पता होना चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। क्या चीज, ओ ओ कोई नहीं, वो अभी नहीं बता सकते। मैं समझ, मैं हाँ 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 हाँ, मैं बताता हूँ। आपकी आवाज बहुत गड़बड़ा रही है, मैं समझ गया। लेकिन आप ओ और एफ में किसकी ज्यादा किसकी कम तब तक नहीं पता चलेगा जब तक एग्जैक्ट एंगल नहीं पता चलता। समझ रहे हैं, एफ की वेलोसिटी माइनस में होगी, ओ की प्लस में होगी, ये तो पक्का है। लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, वो जब तक एग्जैक्टली एंगल नहीं पता चलेगा तब तक हम नहीं बता सकते। मान लीजिए ये एंगल आपका लेट 70 है, तो ये एंगल आपका 90 से तो 20 कम है ना, तो 90 से 20 ज्यादा कर दीजिए, 110। अगर दोनों दे दिया तो ये दोनों वेलोसिटी क्या होगी, सेम। समझ गया ना, ये एंगल 110 दे दिया और ये 70 दे, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। बस ये माइनस में होगा और ये प्लस में। समझ में आया आप लोगों को, पास। बस बस तब से यही बोल रहा हूँ, याद करिए, एक ग्राफ देखिए जरा इसको, मैं इतनी देर से मैं जो रिपीट कर चुका हूँ, ये याद करिए, कितनी बार बोल चुका हूँ, समझ रहे हैं ना। 90 से जितना इधर उतना ही आगे वेलोसिटी सेम, 90 से जितना इधर उतना ही आगे वेलोसिटी सेम। समझ गए ना। अच्छा, ये एस टी ग्राफ है, ये एंगल 45 है और ये एंगल 120 है, 120 है। लेट बताइए, ए पे वेलोसिटी बताइए, बी पे वेलोसिटी बताइए, सी पे वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी एट ए, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके हर पॉइंट पे एंगल कितना होगा बच्चों, सेम। तो ये 45 है तो ए पे भी 45 ही होगा, और भी कहीं लेंगे तो 45 ही होगा। तो जब हर जगह 45 होगा तो वेलोसिटी एट ए विल बी इक्वल टू 1045। सही बोल रहा हूं, दैट इज व्हाट। समझ गए। वेलोसिटी एट बी कौन बताएगा, कितना एंगल बनाएगा, तो वेलोसिटी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। और सी पे देखिए, सी पे एंगल कितना होगा बच्चा, 120। हाँ, 10 120, 10 120 कितना होता है पता है, -√3। बहुत बढ़िया। तो
मैग्नीट्यूड में √3 और डायरेक्शन में अपोजिट। समझ गए ना कैसे ऐसे क्वेश्चन सिंपल से बनेंगे। ओके, जल्दी से नोट करिए। ये क्या समझाने की कोशिश किया हो, 90 प्लस थीटा एंड 90 minus theta. For 90 plus theta and 90 minus theta, velocity will be same. Velocity will be same. ये इसका मतलब है, ये मैं समझाना जो चाहता हूँ। Velocity will be same. 90 plus theta और 90 minus theta के लिए velocity का magnitude बोल रहा हूँ, magnitude will be same. आप लोगों का टेस्ट में क्या आ रहा है बच्चों? आप लोगों के इस बार टेस्ट में कितना आ रहा है कोर्स डिफरेंस? मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा डिफरेंशियल और देख लीजिएगा आपके एनसीईआरटी में आपने डाउनलोड किया होगा। आपकी एनसीईआरटी में आप डिफरेंट डेरिवेटिव, लिमिट एंड डेरिवेटिव में लिमिट छोड़ दीजिएगा, डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? जो नहीं आएगा मुझसे पूछ लीजिएगा। अपनी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैक्सिमम मिनिमम आता है ना सबको? हाँ। नया है क्या? मैक्सिमम मिनिमम नहीं आता है, स्लोप जीरो करना है बस, जहां पे मैं चलिए ठीक है, ये मिटाऊं जरा, याद दिलाइएगा मुझे, देखता हूं मैं कैसे करता हूँ। मिटाओ इसको। तो आप लोग, हाँ बोलो। नहीं होगा। वाई मैक्सिमम मतलब क्या बच्चा? वाई अगर मैक्सिमम है तो कोई भी चीज मैक्सिमम होने का मतलब जरा बताइए, और बढ़ना बंद हो गया। मैक्सिमम तो तभी होगा ना, कोई चीज लगातार बढ़ी जा रही है तो इसका मैक्सिमम कुछ बताएंगे क्या? कुछ नहीं, ये तो चलता ही चला जा रहा है ना। तो इसका मतलब कोई मैक्सिमम है, इसका मतलब उससे ज्यादा और नहीं बढ़ा होगा। और अगर और नहीं बढ़ा होगा तो नेचुरल वहां से मुड़ा होगा, और अगर मुड़ा होगा तो वहां पे चेंज छोटे से इंटरवल में क्या हो गया होगा? जीरो। और चेंज अगर y का जीरो हो जाएगा तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? यानी जहां पे फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, दोनों ही कंडीशन में y में चेंज बंद हो जाएगा, और y में चेंज बंद हो जाएगा तो उसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। समझ गए ना? मैक्सिमम जीरो हो जाएगा क्योंकि y में चेंज ही नहीं होगा ना। जहां पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां पे y में चेंज होना बंद हो जाएगा। y मतलब y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है बच्चा? जब और वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाए, और वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगा तो डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, है ना। और डी बाई डी टी क्या होता है बच्चा? एक्सीलरेशन ना। तो आप बताइए, अगर एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन जीरो हो जाए तभी तो वेलोसिटी बढ़ना बंद होगी। तो इसका मतलब चाहे मैथमेटिक्स से समझिए चाहे फिजिक्स से समझिए, फिजिक्स है कि वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी जब एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, और इसी का मैथमेटिक्स है कि वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी जब डीवी बाई डी जीरो हो जाएगा। तो डीवी बाई डी मैथ से है और उसी को एक्सीलरेशन कह देते हैं। तो बात तो एक ही है ना। समझ गए? मैक्सिमम मिनिमम पे बात कर लेंगे, थोड़ा सा हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा पहले ये खत्म कर ले, नहीं तो हमारा फंसा हुआ है ये वाला छोटा पार्ट। ये श्लोक समझ में आ गया बच्चों आपका? बताइए, जल्दी से बताइए। ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अ पॉइंट विथ पॉजिटिव वेलोसिटी, कौन बताएगा? किस किस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव? ध्यान से, गलत नहीं करना, सोच समझ के। ओ ए बी, और कोई?
ना ना ना, आई जे आपका जहां पे टेंजेंट एक्यूट एंगल बनाएगा, समझ गए ना, वो सब समझ गए, पॉजिटिव वेलोसिटी होगी। पॉइंट विथ नेगेटिव वेलोसिटी बच्चों, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ये हर जगह पे ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, बनाएगा ना ऑब्ट्यूस एंगल, देखिए तो जहां भी ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा वहां पे नेगेटिव। और जीरो की बात तो समझ ही रहे हैं, सी और एच। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आए तो आप समझ जाएगा। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, खत्म करिए, देखिएगा मत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खत्म। लेकिन क्वेश्चन देखिए घूम फिर के ऐसे ही आता है, तो आपके टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन आए बेटा। इसको ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, क्या समझ में आता है ए और बी के बारे में, क्या कह सकते हैं ए और बी के बारे में? हाँ, काम खत्म, बहुत बढ़िया। इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये मिस्टर बी है, मिस्टर ए है, जल्दी बताइए। और भी कुछ, और भी कुछ? बी की वेलोसिटी ज्यादा है ए से, और इवन बी ने टी नॉट टाइम लेट शुरू किया तो भी उसने कहीं जाके ए को वो क्रॉस कर लिया, समझ गए? बी ने कब शुरू किया बच्चा? टी नॉट पे। ए ने कब शुरू किया? जीरो पे। तो ए ने टी इक्वल टू जीरो पे शुरू किया, बी ने टी इक्वल टू टी नॉट पे शुरू किया, यानी लेट शुरू किया। उसके बाद भी थोड़ी देर में बी ने ए को क्रॉस कर लिया। अरे समझे कि नहीं? तो इसको एनालिसिस यही कहते हैं, ठीक है ना, एनालिसिस कहते हैं कि बी ने स्टार्ट लेट करते हुए भी जाके उसको क्रॉस कर लिया। समझ गए बच्चा? जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, देखते जाइएगा। ये जो बी ने लेट शुरू किया, लेट, आफ्टर लेट स्टार्ट क्रॉस क्रॉसेस ए, बी आफ्टर लेट स्टार्ट, कितना लेट स्टार्ट? टी नॉट, क्या किया उसने? ए को क्रॉस कर गया टी टाइम पे, समझ गए ना? देखिए क्रॉस कर गया, यानी दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहा उस टाइम पे। उसके बाद ए का डिस्प्लेसमेंट, अरे बी का डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, ज्यादा तेजी से चला गया, तो ज्यादा तेज चला गया मतलब वो पीछे छोड़ दिया उसने, समझ गए? बहुत बढ़िया। यहां देखें तो बताइए, राम, श्याम, मोहन, और ये बस है। ये देखिए बस की स्पीड शुरू में क्या थी, स्लोप कितना है? कम है, एकदम सही है, लगभग जीरो है। स्लोप बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब बस के बारे में क्या ख्याल है? बस के बारे में वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, समझ गए? ओके, बहुत सही। और राम से हम मोहन के बारे में क्या ख्याल है? पहले तो पहले तो इनकी पहले तो इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहले तो सबकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। बट सबसे ज्यादा किसकी है? हाँ, वेलोसिटी ऑफ मोहन ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ श्याम, उससे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ राम। अब इन दोनों को कंपेयर करके क्या बताएंगे, ये देखिए, मोहन ने बस को यहां पे पकड़ लिया, श्याम ने और बहुत आसानी से पकड़ लिया, बहुत आसानी से, लेट शुरू करने के बाद भी आसानी से पकड़ लिया। इसका क्या ख्याल है?
श्याम ने बस को बड़ी मुश्किल से बी पे पकड़ा। अरे समझ रहे हैं ना, बड़ी मुश्किल से मतलब जस्ट पकड़ लिया। राम को बस, हाँ राम, राम की बस छूट गई। अरे कुछ समझे? हाँ तो अपना वर्ड में लिख लीजिएगा। मोहन के बारे में क्या ख्याल है? मोहन ने बस पकड़ लिया, आप लिख लीजिएगा। श्याम ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा और राम की बस छूट गई। अरे कुछ समझे? नोट करिए, घर पे बैठ के एनालाइज करिएगा, क्लास के बाद थोड़ी देर तक एनालाइज करिएगा इसको कि क्या बोल रहा है ये, क्यों ऐसा क्यों दिख रहा है। समझ रहे हैं ना? जल्दी करिए। अच्छा, लेट शुरू होने के बाद भी, ये लेट शुरू होने के बाद भी ऐसा हुआ। जल्दी करिए। मोहन ने बस पकड़ लिया, श्याम ने बड़ी बड़ी मुश्किल से पकड़ा, राम को बस नहीं मिली, छूट। हाँ हाँ कांस्टेंट है, लेकिन बस से शुरू में बस की कम है ना, शुरू में कम है, तो बस एक्सीलेट हो रही है। मोहन थोड़ा लेट शुरू हुआ है, बस एक्सीलेट हो रही है, लेकिन उससे पहले मोहन तेज चल के उसको पकड़ लिया। समझ गए? श्याम की वेलोसिटी इतनी तेज नहीं थी, तो वो जस्ट पकड़ते पकड़ते रह गए या पकड़ लिया। राम की वेलोसिटी तो पकड़ ही नहीं पाया बेचारा। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, एनालाइज करिएगा इसको, बैठ के एनालाइज करिएगा। समझ गए ना? एनालाइज मतलब ये क्या बोल रहा हूं मैं, उसको मैंने तो समझा दिया आपको, शायद मेरे साथ चल रहे तो समझ में भी आ गया, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में जाने के लिए और चाहिए टाइम, जल्दी जल्दी नहीं जाता है अंदर। आगे बढ़े। बच्चों जल्दी से मुझे बताइएगा, इसके बारे में क्या ख्याल है, ये क्या हो रहा है? बोलिए। बहुत बढ़िया। मतलब राम यहां से दौड़ना शुरू किया है ना, और बस थोड़ी दूरी पे है। कितनी दूरी पे है बस? एस नॉट। लेकिन बस एक्सिलरेट हो रही है, बस एक्सिलरेट हो रही है, बस क्या हो रही है? एक्सिलरेट हो रही है। जबकि ये कैसे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। और उसके बाद भी थोड़ी दूर, हाँ थोड़ी दूर जाके राम बस के ऊपर चढ़ जाता है। अरे समझ में आया कुछ? कि कितने टाइम में चढ़ जाता है? टी में। कितने डिस्टेंस में चढ़ जाता है? एस में। तो इस तरह से, हाँ यानी यहां से एस डिस्टेंस पे जाने के बाद राम बस पे चढ़ जाता है, पकड़ लेता है। कुछ समझ में आ रहा है? ये सब छोटी छोटी चीजें, यही है हमारा यही है हमारा एनालिसिस ऑफ एसटी ग्राफ। समझ गए बच्चों? चलिए, तो आगे और भी क्वेश्चन अगर आएंगे तो मिटाओ, एक बार मिटाओ, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मिटाएं इसको। ये देखिए, आप स्लोप को देखिए इसको, इसका स्लोप पहले जीरो है, फिर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या बच्चा? स्लोप वेलोसिटी होती है ना, तो वेलोसिटी पहले जीरो है, फिर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका क्या मतलब होता है? यानी बॉडी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। वेलोसिटी अगर बदल रही है तो एक्सेलरेट हो रही है, जबकि इसकी वेलोसिटी क्या है हर जगह, तो वो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। तो राम एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, बस एक्सेलरेट हो रही है। समझ गए? समझे? हाँ हाँ, बस हाँ शुरू में ही एक्सेलरेट हो रही थी, शुरू से ही। अब इसमें कुछ भी थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हैं बच्चा। इसको क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पे क्या हुआ बताइए? टच कर रहा है, हाँ बस दूर भी है और मैं थोड़ा लेट भी शुरू हुआ। मेरी वेलोसिटी जस्ट पकड़ने में कामयाब हो गया, क्योंकि मेरी वेलोसिटी ज्यादा थी और बस एक्सीलरेट हो रही थी। बाद में तो वेलोसिटी बस की ज्यादा हो गई मुझसे, हुई कि नहीं? लेकिन शुरू में वो अभी स्टार्ट ही हो रही थी, इसलिए मैंने दौड़ के पकड़ लिया। समझ गए? तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो बच्चा सुनिए,
अगर बस का किसी टाइम, सब लोग सुनिएगा, बस के लिए एक इक्वेशन लिखेंगे तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर टाइप का इक्वेशन लिखेंगे ना। क्यों 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 क्यों? बस के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी टाइप का इक्वेशन लिखेंगे ना, एटी स्क्वायर। एक्सीलरेट हो रही है, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग यहीं पे हैं क्लास में, फिर से सुनिए। बस के लिए अगर इक्वेशन लिखेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट मान लेते हैं, तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर टाइप का लिखेंगे। और ऐसी वही s जब इस मैन के लिए लिखेंगे, राम के लिए, तो v इंटू टी लिखेंगे, v इंटू टी। तो बस के लिए लिखा आपने s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और मैन के लिए लिखा वही s, सेम s है ना, कितना, v इंटू टी। तो अगर इस मैन को, बस को पकड़ लेना है तो दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो vt इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसा आएगा ना बच्चा। इसको सॉल्व करने पे तीन टाइप के रूट्स आते हैं, याद है आपको? इसको सॉल्व करने पे तीन टाइप के रूट आते हैं, याद है आपको? बच्चा एक चीज और, माइनस एस नॉट क्यों होगा? अरे प्लस एस नॉट क्यों होगा? क्योंकि ऑलरेडी एस नॉट चल चुका था ना बस। बच्चा एस की डिस्टेंस कितनी, आराम से, ज्यादा परेशान मत होइएगा, मैं इसको टाइम पास ऐसे बीच में बता रहा हूँ, क्योंकि अब बता चुका हूं तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। छोड़ भी सकते थे, लेकिन कुछ फायदा हो जाएगा। एस नॉट ऑलरेडी बस चल चुका था, और फर्दर बस चला, एक्सीलरेटेड है, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, समझ गए? तो बस की टोटल डिस्टेंस हो गई एस नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये बस की डिस्टेंस हुई। और यही डिस्टेंस आदमी की भी होगी, वो एस। दोनों डिस्टेंस सेम होने के लिए इक्वेट कर लीजिए, इक्वेट कर लिया दोनों को। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, क्वाड्रेटिक। और आप इसको अब जरा भूल जाइए, आप सीधा अब इस पे आ जाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन टाइप के रूट आपने पढ़े हैं, तीन टाइप के रूट, पॉजिटिव, नेगेटिव, नहीं 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 नहीं, इक्वल रूट, इक्वल रूट, डिफरेंट रूट, और इमेजनरी, यस यस यस, इमेजनरी। रियल रूट एंड इक्वल, रियल रूट, डिफरेंट एंड इमेजनरी, समझ गए? मैं बताना चाहता हूँ मैथ्स का फिजिक्स में यूज, और कुछ नहीं बताना चाहती, क्वेश्चन नहीं कराना चाहता हूँ बच्चा, मैथ्स का फिजिक्स में यूज। तो बच्चा अगर यहां से रूट इमेजनरी आता है, मतलब जानते क्या है? वो पिछले वाले क्वेश्चन का राम है। अगर ये इमेजनरी आता है रूट, तो इसका मतलब पिछले वाले क्वेश्चन का राम है, जो बस को नहीं पकड़ पाया। अरे समझ गए कि नहीं? यानी इमेजनरी रूट मतलब कोई वो टाइम नहीं आया जब राम बस को टच कर पाए, समझ गए? इक्वल रूट मतलब कौन सा क्वेश्चन बच्चा? पिछले क्वेश्चन का श्याम। और जब दो रूट्स आएंगे, दो रूट याद है, दो रूट, इसका मतलब पिछले वाले क्वेश्चन का मोहन, समझ गए ना? ये वही है। तो ये मैथ्स में कैसे दिखाता है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस बात सुनिए, टेंशन मत लीजिए, बस बात सुनिए। क्या बोला मैंने? अगर कुछ इक्वेशन में, इक्वेशन आप बाद में बनाएंगे, छोड़ दीजिए, किसी इक्वेशन में टी की रियल रूट आती है, टी की रियल रूट आती है, तो इसका मतलब कि वो इवेंट होने वाला है। टी की रियल और इक्वल आती है, तो इसका मतलब वो इवेंट जस्ट बड़ी मुश्किल से हुआ। और टी की इमेजिनरी रूट आती है, तो इसका मतलब है कि वो इवेंट नहीं हो पाया। समझ गए आप? थोड़ा थोड़ा बात, थोड़ा थोड़ा मैथ्स का फिजिक्स का कॉम्बिनेशन कैसे मिलता है, ये सब रिजल्ट है ना। लेकिन परेशान मत होइए इस क्वेश्चन को लेके, मैं तो एग्जांपल बताया था कि ये सब क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। आप एससीबी में जाएंगे तो एससी वर्मा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे एससीबी, कुछ लोग कर रहे होंगे, एससी वर्मा बुक बहुत फेमस है, ठीक है? तो उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पुलिस वाला किसी कॉर्नर से जस्ट बाहर निकलता है, और वो कुछ दूरी पे एक चोर को देखता है, और चोर पुलिस को देख के भागने लगता है। वेलोसिटी दी है, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, हाँ? तो क्या पुलिस चोर को पकड़ लेगा? तो बच्चों, चोर की डिस्टेंस
प्लस इनिशियल डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू पुलिस की डिस्टेंस। तो चोर कितना चलेगा बच्चा, वीटी। अरे चोर एक्सीलरेट हो रहा है और पुलिस कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही है, ठीक है ना। तो चोर की डिस्टेंस बताओगे यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यू नहीं है, मान लो जीरो से स्टार्ट किया तो हाफ एटी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस यहां चला और पहले कितना था बच्चा ऑलरेडी एस नॉट, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। अच्छा इसको अगर इस जगह पे पकड़ लेना है तो इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। हाँ इसकी डिस्टेंस v इंटू टी उसके बराबर होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक बना कि नहीं। अब इस क्वाड्रेटिक को v इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर एसी या जैसे भी सॉल्व करोगे आप, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी आएगी ना, v इक्वल टू कह रहा हूं टी इक्वल टू, वही कह रहा था। तो ये सेम क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे। रियल रूट आता है तो पकड़ लेगा, और दो रियल रूट आते तो आसानी से पकड़ लेगा, इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है, आराम से पकड़ लेगा। अगर इक्वल रूट आता है तो इसका मतलब जस्ट पकड़ पाता है, और नेगेटिव रूट मतलब इमेजिनरी रूट आता है तो नहीं पकड़ पाएगा। तो ये मैथ्स के रिजल्ट को फिजिक्स में एनालाइज करने का तरीका बता रहा हूँ। ओके, तो ये सब थोड़ी थोड़ी बातें होती रहेंगी, आपको परेशान नहीं होना है, बस सुनते रहिए। एक बार सुना आपने, फिर दूसरी बार सुनेंगे तो थोड़ा इजी लगेगा, तीसरी बार सुनेंगे तो थोड़ा और आसान लगेगा, और फिर अपने दिमाग काम करने लगेगा एकदम वैसे जैसे मैंने पहले बताया। हमने कभी नहीं सोचा कि ये क्या लिखा हुआ है, सीधा ये सोचा कि ऐसे ही लिखते हैं, समझ गए ना। तो ज्यादा दिमाग कभी कभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो चीज हमें पता नहीं है ना, तो हमारा दिमाग पहले उसको कहता है कि भागो बाहर जाओ हटो, पता नहीं क्या बता रहे हो। फिर दूसरी बार मैं बताऊंगा तो इंटरेस्ट आएगा, तीसरी बार बताऊंगा तो आपको आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आपका दिमाग जिद ना करे, वैसे आदमी का दिमाग ऐसा नहीं है, वो हमेशा जिद करता है, कुछ ना कुछ उल्टा सोचता है। लेकिन यही हम लोग कहते हैं ना, टीचर हम लोग क्या कहते हैं कि जब आप क्लास में बैठे तो ब्लाइंडली हम पे विश्वास करें, एकदम कुछ कंफ्यूजन ही ना रहे कि आपने जो चाहे मैं गलत ही पढ़ाऊं, फिर बोल रहा हूं मैं, क्लास में अगर मैं गलत भी पढ़ाऊं तो भी आप समझ लीजिए उसको, क्या ये यही होता है। उसके बाद आप जब रिवाइज करेंगे ना तो आपको खुद आपकी गलती पता चल जाएगी, तो अलग बात है। जनरली इसीलिए कहा जाता है कि टीचर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली एक्सपेक्टेशन हमारी है कि आप ब्लाइंडली विश्वास करिए, और हम गलत भी पढ़ा दें तो भाई हो गया काम, है ना। इसलिए टीचर को अगर नहीं आ रहा है तो बोल देना चाहिए नहीं आ रहा है अभी रुको, बाद में इसको सोच के बता दूंगा, समझ रहे हैं। लेकिन गलत नहीं तो लेकिन आपसे रिक्वायरमेंट ये है कि आप एकदम जो बोल रहे हैं वही समझिए, उसमें क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि क्लास में क्वेश्चन मार्क नहीं, क्लास के बाहर क्वेश्चन, या क्लास के बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क उठाइए, वो सब सही है। लेकिन क्लास में जब पढ़ा रहे हैं तो एकदम नहीं, तो हर क्वेश्चन में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपकी स्पीड समझने की घट जाएगी, समझ गए आप लोग। तो थोड़ा थोड़ा ये सब चीजें समझ गए। टाइम बताइए मेरे पास कितना टाइम है, और 10 मिनट। तो मैंने स्लोप बता दिया, एसटी ग्राफ का रिजल्ट बता दिया। अच्छा बच्चों, अगर यही वीटी ग्राफ हो जाए तो इसका रिजल्ट बताएगा कोई, स्लोप क्या होगा वीटी ग्राफ का स्लोप। हाँ एक्सेलरेशन होगा, एकदम सही है। तो साफ सा दिख रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन कम था, बढ़ गया और बढ़ गया, तो इसका मतलब कुछ कुछ खास तो नहीं है। कुछ खास है क्या, कुछ परेशानी है इसमें। जैसे वेलोसिटी हमने एनालाइज किया वैसे एक्सेलरेशन एनालाइज करेंगे। तो ग्राफ को देख के एनालिसिस में तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। ग्राफ को देख के एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। वीएस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा बच्चा, ये बताएगा ना, टाइम ही बताएगा, लेकिन 1/टाइम। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं कुछ और चाहता हूं निकालना। देखिए सब लोग ध्यान सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा, इसको समझिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, तो आप यही तरीका है, एक समझेंगे कि स्लोप इसका क्या देगा, एक समझेंगे कि एरिया क्या देगा, और तीसरा कहीं हिडन तो नहीं है। तो स्लोप क्या देगा
अगर ऐसा लिखने के बाद हो सकता है कि आप चले जाए कि अरे ये तो कुछ दे ही नहीं रहा है, टाइम टाइम दे रहा है, हमें क्या करें। यहाँ पे मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा है, क्या पूछा है, एक्सेलरेशन, और आपको ये दिख रहा है, तो आपको तो नहीं दिख रहा है कि एक्सेलरेशन है, तो हो सकता है आप कहें कि अरे यार स्लोप तो नहीं निकल रहा है कुछ स्लोप से, तो एरिया पे जाएंगे। जब एरिया पे जाएंगे तो क्या आएगा, मैंने कई बार बताया, एरिया कैसे निकलेगा, कौन बताएगा एरिया क्या आएगा, क्या क्वांटिटी देगी, v इंटू ds। और v इंटू ds भी तो कुछ नहीं होता है, v इंटू ds भी तो कुछ नहीं होता है, ये भी तो कोई खास नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं दे रहा है, तो ये भी नहीं दे रहा है, वो भी नहीं दे रहा, तो क्या हिडन देगा क्या, तो vs से हम कुछ बना ही नहीं सकते, तो हिडन भी नहीं दिख रहा है। अब क्या करें, तो फिर थोड़ी जिद करनी पड़ेगी, जिद कि फिर से एक बार देखना पड़ेगा, लगता है कुछ और है। ये है इसकी खास बात, इस क्वेश्चन की खास बात। dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड कर लेंगे आप। ये कौन है, ये कौन है बच्चा, हाँ, और ये कौन है, बस आप समझ गए खास बात क्या है इसका। यानी किसी जगह पे आपको स्लोप मिल जाएगा, किस जगह पे, कहां पे स्लोप मिलेगा बच्चों, किसी गिवन एस के लिए ना, बोलो, तो किसी एस नॉट के लिए आपको स्लोप मिल गया, स्लोप मिल गया, तो ये हमारा स्लोप है। तो इस जगह पे आपको स्लोप पता चल गया, और इस जगह पे आपको क्या पता है, वेलोसिटी पता है। क्यों बच्चा, क्यों पता है वेलोसिटी, हाँ, क्योंकि एस नॉट पता है तो वी निकल जाएगा यहां से, अरे कुछ समझे, नोन है, एस एस नॉट इज नोन, इज नोन, ये एस नॉट नोन है इसलिए वेलोसिटी नोन है बच्चा, समझ गए, तो ये नोन है, ये नोन है, तो क्या निकल जाएगा, हाँ देखिए अब फंसा देगा ये क्वेश्चन आएगा तो, कैन बी फाइंड, लिख लीजिए जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनो, आप क्या करेंगे, वीएस ग्राफ है, याद करिए वीएस ग्राफ में जब स्लोप लिखेंगे तो डायरेक्ट आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो dv बाई dt एक्सीलरेशन और ds बाई dt नीचे वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखिए, आप किसी जगह पे स्लोप निकाल सकते हैं, जिस जगह पे निकालेंगे वो डिस्टेंस पता होगा, उस डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकल जाएगी, क्योंकि ये वीएस ग्राफ है। तो अब इसको अगर देखें तो स्लोप पता है एक, वेलोसिटी इसलिए पता है क्योंकि एस नॉट इज नोन, एस नॉट पता है इसलिए वी नॉट पता चल जाएगा, और ये भी पता है, ये भी पता है, तो क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन। चलिए समझ गए ना, समझ गए, एस नॉट दिया होगा बच्चा कि एस नॉट पे एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एस नॉट पे एक्सीलरेशन देगा, तो एस नॉट पे पहले आप वेलोसिटी निकालेंगे, उसकी वैल्यू इसमें रख के एक्सीलरेशन निकालेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का खास बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का, सबसे मतलब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्राफ का, नोट करिए इसको। हाँ ये वाला स्लोप में ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी वो तो आसान है। हाँ स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, और लिखना भी जरूरी है, भूल मत जाइएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट केवल इस चैप्टर के लिए नहीं है, सब लोग ध्यान रखें कि ये कॉन्सेप्ट केवल इस चैप्टर के लिए नहीं है, कभी भी ग्राफ आएगा तो केवल वीटी ग्राफ थोड़ी है, वो तो किसी में भी पूछा जाएगा, कहीं पे भी इसका एनालिसिस किया जा सकता है, ग्राफ का एनालिसिस इस मेथड से, स्लोप निकाल के, एरिया निकाल के, और हिडन से, केवल यहाँ पे नहीं, हर जगह की बात हो रही है, पूरी फिजिक्स की बात। चलिए मिटा इसको। तो मुझे कौन बताएगा कि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ खींचूं, इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या बताएगा, कौन क्या रिजल्ट देगा स्लोप, दिमाग लगाइए, कोई भी ग्राफ है तो काइनेटिक एनर्जी और स्लोप का ग्राफ क्या रिजल्ट देगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट फ्रॉम स्लोप। और समझिए उसको, और ठीक से समझिए, देखते हैं, ये पहली बार बता रहा हूं, आप इसको समझिए, यही होगा ना, ये सबको लिखना आ रहा है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ के है ना बच्चा,
बोलिए, डी के मतलब डिफरेंशियल ऑफ के, और डिफरेंशियल ऑफ एस तो रहने दीजिए जैसे है। बच्चों ध्यान से, फिर वही, ये सब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट्स है, एग्जाम्पल नहीं है। मतलब एग्जाम्पल ही लिखेंगे लेकिन एग्जाम्पल से एक्चुअली कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। हाफ एम कॉमन ले लो, वी स्क्वायर का डिफरेंशियल कौन बताएगा? वी स्क्वायर का डिफरेंशियल किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, वी स्क्वायर का कौन बताएगा? बस डीवी बाई ऊपर 2v, वी स्क्वायर का 2v और v का तो बच ही रह गया। भाई जिसके पीछे पड़े थे, जिसको मानने जा रहे थे, वही छूट गया। स्क्वायर का आप करके वापस आ गए और v छोड़ के चले आए। हमें तो डिफरेंशिएट करना मतलब पिटाई करनी है v की ना। बोलिए, ओवर ds। ये देखिए, ठीक है, आराम से, आराम से 2 से 2 कट गया, जरा रुक के, m, बहुत दिमाग लगाना है, 2 से 2 कट गया, m बचा, v को क्या लिख सकते बच्चा? हाँ, और बचा क्या? ये देखिए, कौन बताएगा क्या हो जाएगा? हाँ, कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या है बच्चा? एक्सेलरेशन। यस यस, और ये क्या होता है बच्चा? हाँ, इसका मतलब देखिए कितना मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ पोज देता है, लेकिन आप दिमाग लगा सकते हैं ऐसे भी। बच्चा काइनेटिक एनर्जी और डिस्टेंस का जो ग्राफ है, उसका जो स्लोप होगा, उसका सीधा डायमेंशन लिखिए। इसका डायमेंशन बताइए। और इसका ग्राफ बताइए क्या आया, ये क्या होता है, समझ गए बच्चा? लेकिन बस अंतर क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्टली फोर्स आया, और ये बताएगा कि फोर्स तो आएगा, लेकिन फोर्स के साथ कौन सा कांस्टेंट आएगा वो नहीं बताएगा यहाँ पे। समझ गए आप? हाँ, यहाँ पे क्वांटिटी आप सही पहचान लेंगे, लेकिन कई बार हो सकता है, मान लीजिए ये 2 नहीं होता किसी ग्राफ में, मान लीजिए ये हाफ नहीं होता, तो यही आंसर 2 टाइम्स फोर्स आता ना। यानी स्लोप 2 टाइम्स फोर्स होता, तो उसमें फोर्स निकालने के लिए स्लोप बाय 2 करना पड़ता। लेट हाफ नहीं होता तो किसी ग्राफ में, कहने का मतलब क्वांटिटी आप डायमेंशन से भी समझ सकते हैं कि क्या देगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको कोई मेथड लगाना पड़ेगा। तो समझिए, ये अल्टरनेट है। अल्टरनेट क्या देखने के लिए? अल्टरनेट क्या देखने के लिए कि क्वांटिटी क्या देगा। तो ध्यान से, अल्टरनेट का यूज कर सकते हैं डायमेंशन का क्वांटिटी फाइंड करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यही करना पड़ेगा। नोट करिए, बढ़िया क्वेश्चन ये भी। हाँ, एकदम वैसे ही, एकदम आप वही डायमेंशन की बात कर रहे हैं। आप डायमेंशन से करेंगे तो एकदम सही है, जल्दी से क्वांटिटी पता चल जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो आप देखिए क्या करना पड़ेगा आपको। समझ गए बच्चा? एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। केवल क्वांटिटी पहचाननी है तो ये भी कर सकते हैं। तो फॉर व्हाट, शॉर्टकट मेथड टू एनालाइज क्वांटिटी, मतलब जो भी क्वांटिटी को अगर फाइंड करना है, क्या स्लोप बताएगा, तो ये सही है, शॉर्टकट मेथड है, एकदम आसान है। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले तो ये करना पड़ेगा। समझ गए? बहुत हैवी तो नहीं हो रहा है क्लासेस? हाँ, थोड़ा पढ़ते रहिए बच्चा आप लोग, हाँ पढ़ते रहिए, क्योंकि क्लासेस फर्स्ट ईयर की हमेशा थोड़ी टफ तो रहती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें समझानी होती है। सोच के देखिए, हम लोग 1 महीने में हमने कितना पढ़ा है, बहुत ज्यादा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ, लॉग, इतनी सारी चीजें, उधर डायमेंशन, मतलब अब समझ रहे हैं ना, इतना आगे नहीं पढ़ना पड़ेगा। ये फर्स्ट ईयर का शुरुआत का पार्ट बहुत टफ है, और होना ये चाहिए कि मुझे लगता है जैसे हम लोगों का जो टेस्ट है ना, वैसे उसका कोई तो अंत होना ही चाहिए, कभी ना कभी तो शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर हो सकता है अपने दिमाग से ना चले। जैसे मुझे लगता है कि हमें और थोड़ा टाइम चाहिए, किसके लिए? मैथमेटिकल टूल्स के लिए, जिससे कि उसमें हम दिमाग पहले लगवा लें, जिससे कि ये सब चीजें, देखिए अब ये सब समझाने में अगर डिफरेंशियल किसी को ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो वो इसको करने में दिक्कत हो जाएगी, और जब इसको करने में दिक्कत आएगी तो वो रिजल्ट ही नहीं निकल पाएगा, है ना। वैसे मैंने कई बार कोशिश किया है, कम से कम 3-4 बार 5 बार पढ़ा चुका हूँ डिफरेंशियल में, रिवीजन करने के चक्कर में, और बीच में भी 2-3 बार 1-2 बार पढ़ाया हूँ।
एक दो बार वो भी दिया है मैंने, वीडियो भी शुरू में देता रहा है ना। तो आप लोग बस छोटी छोटी बातें जो हमने पढ़ाई है अभी तक उसको मत जाने दें। ठीक है, समझ गए बच्चों? बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत हो गया।